उन्होंने नौकरी दी है अपने संस्थान में। अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट की तरफ से लगातार सर सक्रिय हैं। आज हम उनको अपने बीच में पाकर कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अम्बेडकर विश्वविद्यालय में। मैं इस कार्यक्रम की भूमिका तय करने वाले हमारे आदरणीय सत्यकेतु सर, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत संबोधन और इस कार्यक्रम की भूमिका में वो हमसे कुछ कहेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं बड़े आदर के साथ। आदरणीय सत्यकेतु सर। सॉरी, मैं ये परंपरा है हमारा, ये आदरणीय सत्यकेतु सर ने एक सुझाव दिया हमें कि हम आप किसी को पुष्पगुच्छ या कोई भी ऐसी स्तुति चिन्ह नहीं देंगे, बल्कि हम अपने भारत का संविधान अपने अतिथियों को भेंट करेंगे और अम्बेडकर की एक मूर्ति करेंगे। उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए मैं आदरणीय सत्यकेतु सर से निवेदन करता हूँ कि आज के हमारे मुख्य अतिथि अंजनी केवड़ीवाल जी को संविधान के प्रति उनका स्वागत करेंगे। अम्बेडकर विश्वविद्यालय बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर स्थापित है और संविधान उनके सृजन का सबसे मजबूत पक्ष है। मैं अंजनी केवड़ीवाल जी की बहुत इच्छा थी कि वह सर को राजस्थानी साफा पहना के उनका स्वागत करेंगे, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप यह हमारे लोगों के लिए देखना कितना सुखद है कि हम अपनी संस्कृति का हिस्सा देख रहे हैं, जो इस पगड़ी के माध्यम से, राजस्थानी साफा के माध्यम से, और सर को सम्मानित हुए देखना हमारे लिए बहुत सुखद है। शुभम, हमारे बीच में आदरणीय केवड़ीवाल जी की पत्नी भी हमारे बीच में। आज दोनों का वैवाहिक सर की इस मिशन में लगातार और उनके साथ बनी हुई हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उनकी बिटिया भी हमारे साथ है, उसकी बेटी भी आए हुए इस कार्यक्रम में। मैं सभी का स्वागत करता हूं और सर को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम की भूमिका के लिए और आदरणीय केवड़ीवाल जी के स्वागत संबोधन के लिए। सर। आदरणीय श्री अंजनी केवड़ीवाल जी, अध्यक्ष अमृत माटी इंडिया, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सहकर्मी, बंधु बांधव और छात्र, आज के एक तरह से इस पावन पर्व को आदरणीय अंजनी केजरीवाल जी के 35वें सालगिरह ने और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। मैं उनको वैवाहिक जीवन की इस सालगिरह पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। G20 के इस कार्यक्रम में हम लोग लगातार नई नई चीजों को अपने विद्यार्थियों के समक्ष, विशेष करके ये कार्यक्रम भी विद्यार्थियों के लिए होता है, पूरा का पूरा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए होता है। जिस नई नई चीजों से रूबरू कराते आए हैं, उसी में आज का यह कार्यक्रम है माटी के बोझ।
मैं समझता, मैं जानता हूं कि हमारी पीढ़ी किस तरह से अपनी मिट्टी से दूर होती जा रही है। शायद ही हमारी पीढ़ी को जब तपती धूप में बारिश की बूंद टपकती है तो मिट्टी की जो सोंधी सुगंध आती है, उस सुगंध की स्मृति हो। मिट्टी का एक अपना महत्व है। मिट्टी का इतना बड़ा महत्व है कि मिट्टी में पैदा होते और मिट्टी में ही मिल जाते, इसलिए मिट्टी को कभी नहीं भूल सकते। और जो डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जिस बात को कह रहे थे कि तरह तरह की व्याधियां चुपके से हमारे अंतर्गत प्रवेश कर गई है, चुपके से नहीं, वो ताल ठोक कर हमारे सामने आई। और इसका कारण है कि हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। पिछले दिनों इस महामारी से हम गुजरे हैं, वो पिछले दरवाजे से नहीं आई, और उस महामारी से हमने निजात पाया इसलिए क्योंकि हम अपनी मिट्टी की ओर लौटे। आत्मनिर्भरता को हमने अपना अधिकार बनाया, और आत्मनिर्भरता हमें तब आएगी जब हम अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपनी मिट्टी के महत्व को समझेंगे। इस अपने जो आत्म गौरव है, उस आत्म गौरव को समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। और हम क्या है, मेरे पास कैसे संसाधन है, इन संसाधनों से समाज को अवगत कराएंगे, तभी हमारा और समाज का कल्याण संभव है। आदरणीय अंजनी जी जिस तरह से मिट्टी से जुड़े हुए कार्यों को कर रहे हैं, जिस तरह से मिट्टी से को भुला दिए गए बर्तनों की याद दिला रहे, और ये बर्तन केवल इस रूप में नहीं है कि माटी के बर्तन हैं, ये वैज्ञानिक रूप से कितने सचेत है केजरीवाल जी। अंजनी जी ने अपने आप को इसमें कितना डुबो दिया है, और कैसे चिकित्सक ये पद्धति के माध्यम से चीजों को हमारे सामने ला रहे हैं कि इन्होंने जो बर्तन बनाए हैं वो मनुष्य के लिए कितने आवश्यक है, उसमें जल पीने से किस तरह की व्याधियां दूर हो सकती हैं, और ऐसी व्याधियां जो सीधे सीधे ताड़ फूंक कर हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि आदरणीय अंजनी जी को मैं बुलाऊं, लेकिन उनकी अपनी व्यस्तता रहती है। इस व्यस्तता के बीच से जो उन्होंने अपना समय निकाला और इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए जो अपना समय दिया, लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और सारे कार्यक्रम को रद्द कर देते हैं, और उस कार्यक्रम अपने मैरिज एनिवर्सरी को उस रूप में न मनाते हुए मिलकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में मनाने की बात सोची, और हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। मैं चाहता हूं कि आपके और अंजनी जी के बीच में कोई दीवार न बने। हमें अपनी संस्कृति को याद दिलाने के लिए, जिस राजस्थान की संस्कृति को याद दिलाने के लिए, भारतीय समाज और सभ्यता को याद दिलाने के लिए जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया है और जो पगड़ी मुझे पहनाई है, उसका मैं तहे दिल से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अंजनी जी। अपने तिथियों का परिचय बहुत लंबा परिचय है, लगभग 10 वर्षों से मैं उनको जानता हूँ। इनके ही प्रयास से IIM हैदराबाद JNU में मिट्टी के बर्तनों पर शोध शुरू हुआ। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। इनके ही प्रयास से मिट्टी के ऐसे बर्तनों का निर्माण होना शुरू हुआ जिसको आप सालों तक अपने घर में रख करके उसका प्रयोग कर सकते हैं।
एक खानों को खाने और फेंकने वाला बर्तन नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ही बाबा रामदेव ने इनसे डील किया कि आप हमें अपना बर्तन दीजिए और हम ऊपर अपनी पतंजलि का स्टिकर लगा कर बेचेंगे। इन्होंने कहा हम नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि अमृत माटी इंडिया की तरफ से इसका प्रचार प्रसार हो, लोग अपनी मिट्टी से जुड़े। और इतना बड़ा परिचय है, इतना काम है कि हर दिन कहीं न कहीं यात्रा पर होते हैं मिट्टी को जानने के लिए। मैं एक शेर के साथ इनको आमंत्रित करता हूँ कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मिट्टी पर। कितना मुश्किल है मुकाम मिट्टी पर। मैंने सुना है कि धरती गीत गाती है, मैं जब भी लिखता हूँ तेरा नाम मिट्टी पर। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार आदरणीय सेक्रेटरी सर, मेरा आज का दिन मेरे जीवन में एक यादगार दिन था। गुरु, शिक्षक, उनका आशीर्वाद आज भी दिन मुझे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद जीवन की हर चीज मुझे मिल चुकी है। क्यों किसी ने कहा है गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाहो, बलवारी हो गुरु आपकी, गोविंद दियो मिला। तो ये मेरा जीवन का बहुत यादगार पल है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर आपका दिल से, हृदय से, कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे कई यहाँ परिचित भी हैं, आप लोगों से मेरा परिचय नहीं है। मेरा नाम अंजनी गुड़ीवाल है और मैं पिछले 15 सालों से मिट्टी के बर्तनों पे काम कर रहा हूँ। मैं धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक 3 विषय पर इसमें सीख रहा हूँ। तो मैंने जो कुछ सीखा है वो मैंने प्रैक्टिकल करके सीखा है। क्योंकि इस मिट्टी की बर्तनों की बात करें या इस कला की बात करें या इस संस्कृति की बात करें, हमारे यहाँ की दुनिया में कोई लिखित लाइब्रेरी नहीं, कोई लिखित इतिहास नहीं, कोई डेटाबेस नहीं। तो हमें लगा कि मानव संस्कृति का, मानव जीवन का जब से विकास हुआ, उस विकास की कड़ी में सबसे पहला यदि कोई साथी था तो वो था मिट्टी का। जब मानव ने सबसे पहले अपनी विकास यात्रा में अनाज उगाना सीखा तो उसे पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ी। यानी कि मैं ये कहूं कि जो मानव था, जो मांसाहारी था, उसको शाकाहारी बनाने में मिट्टी के बर्तनों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये संस्कृति आज भी 5000 साल 6000 साल पुरानी चीजें निकल गया, मगर मानव के विकास के साथ साथ वर्तमान में मिट्टी के बर्तन हाशिए पे आधुनिकता की इस मारामारी में हम हमारी संस्कृति को भूल गए, उस कल्चर को भूल गए जो हमारी पहचान। और ये बहुत अच्छा मौका है G20 का, कि हम पूरे दुनिया को बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। बात करते हैं, आज मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, खाली इसलिए बचा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये धर्म से जुड़ा हुआ है, अन्यथा वो कहीं बचा हुआ नहीं है। आप में से किसी घर में तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनता है कभी? मेरे ख्याल से 20-25% के पास घरे होंगे, घरे भी नहीं होंगे, पानी है। अब मैं 20-25% की बात करूँ, बाकी तो घरे भी नहीं होंगे। एक धार्मिक महत्व ऐसा है जिससे हम इससे जुड़े हुए हैं, जो मजबूरी है हमारी, मगर हमारे बदलाव आ गए। कलश यात्रा चलती है तो सर पहले मिट्टी के बर्तन कलश का रूप तथा मेरे आज क्या चलता पीतल के बर्तन, मगर कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है।
दीपक जलाना वाली मजबूरी दिवाली मनानी है। घर में कोई पूजा करना है, कोई शादी करनी है, कोई नया काम करना, तो कलश को मैं स्थापित करना ही करना है, मजबूरी है। वरना ये ना हो तो आप ये भी ना करें। अगर आप जब इसको देखेंगे, अब होली आ गई, अभी मुझे एक बच्ची मिली थी, सुनीता, संगीता, ये एक्चुअली पीएचडी कर रही है कले के ऊपर। तो मुझे माफी चाहूंगा, आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, तो मैंने इससे पूछा कि होली का त्योहार किसकी देन है? नहीं पता। होली का त्योहार भी मिट्टी के बर्तनों की ही देन है। जो आप होली मनाने जा रहे हैं, नहीं पता, ये सतयुग के प्रथम क्षण की घटना है। भक्त सोने मां से यादे नाम से गुजरात में तलाला में आज उनका है। तो सतयुग के प्रथम क्षण में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, आपने सुना होगा, जिसका नरसिंह अवतार होकर वध हुआ। भक्त प्रहलाद के बारे में आपने सुना होगा। तो भक्त प्रहलाद को जो भक्ति का ज्ञान मिला था, वो मिट्टी के बर्तन से। कभी आप देखेंगे तो आपको इतिहास मिल जाएगा। दिवाली हम दीप जलाते हैं, या हम गणेश पूजा में दीप जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? ये हमारा शरीर पंच तत्व का मिलकर बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अब मिट्टी का बर्तन जो है, ये पंच तत्व का प्रतीक है। जब दीपक जलाते हैं तो प्रकृति का नियम है कि हर चीज ऊपर से नीचे, हर चीज ऊपर से नीचे आती है, मगर दीपक ऐसा है जो नीचे से ऊपर। ये आपका कनेक्शन करता है आपकी प्रभु से, जो आप प्रार्थना करते हैं, ये ट्रांसमिशन का काम करता है। आप जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसको सीधे प्रभु तक पहुंचाने का एक सिस्टम है। क्रिश्चियंस यूज करते हैं, हर किसी न किसी कम्युनिटी में कोई ना कोई तरीका इसका है, मगर इसका आधार जो है वो ये है। तो आप उस भावना से देखेंगे तो आपको काफी महसूस होगा कि आप कलश की बात करते हैं, कलश को क्यों इस्तेमाल करते हैं? कलश प्रतीक है सुखता का। पंच तत्व का कलश अग्नि परीक्षा लेके आते हैं, जैसे सीता जी ने दी थी ना अग्नि परीक्षा, सुखता की कार्य। और यही जब समुद्र मंथन हुआ था, जो अमृत निकला था, वो इसी कलश में कुंभ बोला गया था, इसी कलश में रखा गया। जो प्रतीक होता है वो 7 नदियों का पवित्र जल, और ऊपर हम लगा देते हैं, इसके ऊपर क्या है? नारियल। ये 7 पर्वत, उनका ये प्रतीक है। बहुत सारी बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं अब बात करना चाहता हूं आपसे इसका सामाजिक महत्व। 1950 आजादी से पहले 46 में आप किसी दूसरे से पूछेंगे या वहां डेटा चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान में किसी को कभी बारी तो आज है। और अक्सर जो हिंदुस्तान में लोग थे अच्छी उम्र लेके चलते थे। आज भी उससे जो गाँव मिल जाएंगे 100 साल के आसपास की एज होगी। तो ये आयुर्वेद के अंदर हमारे घरों में क्या था, हम पढ़े लिखे नहीं थे, मगर हमारे संस्कार ऐसे थे कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी वो जानकारियां मिलती है। तो हमारे घरों में क्या था, आजादी से पहले आप देखेंगे तो हर घर में किसी ना किसी लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया। वो खाना भी पकता था, दूध भी उसको पकता था, दही भी उसको होता था, इवन आटा लगाते थे वो भी उसी पे होता था। मुझे नहीं पता था ये है क्या, बट ये आपको स्वस्थ रखने का, जिंदगी भर निरोगी रखने का बड़ा आसान और व्यवहारिक तरीका है। मैं तो दावा करता हूं, पूरा दावा करता हूं, यदि कोई व्यक्ति
अपने जीवन में 10 साल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करता है तो मान के चले अगले 20 साल तक निरोगी रहेगा और स्वस्थ रहेगा। अगले 20 साल उसकी उम्र और बढ़ेगी। वही तो प्रमाणित करता हूं लेबोरेटरी रिपोर्ट से, मेरे कहने से वैज्ञानिक रूप से। मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मिट्टी के बर्तन में इतनी बड़ी ताकत है। विटामिन ए के बारे में तो आपने काफी कुछ सुना होगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं और विटामिन ए तो बड़ा घटक है। ज्यादा पकाएंगे जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज्यादा ठंडा करेंगे खत्म हो जाएगा। बड़ा नाजुक। आप किसी बर्तन में चेक कर लीजिए, विटामिन ए आपको कमी नहीं होगी, 0 ही मिलेगा। अगर मिट्टी के बर्तन में विटामिन ए 100% सेफ रहता है, 100%। तो जिस बच्चे को बचपन से अगर विटामिन ए मिल रहा है तो क्या चश्मा लगेगा उसको? अभी कोरोना की बात कर रहे थे सर, पता नहीं कितना आयुर्वेद चला है हिंदुस्तान में। पता नहीं लोगों ने क्या क्या घोल घोल के पिया, क्या क्या उबाल के पिया, डर के मारे, मगर कहीं ना कहीं आयुर्वेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। इम्यूनिटी बनाने के लिए पता नहीं लोगों ने क्या क्या किया, मगर विटामिन सी की यदि आप बात करते हैं तो हमें जो टेस्ट कर रहा है तो स्टील, नॉन स्टिक एल्यूमिनियम को आप भूल जाइए। तो बिल्कुल, अगर किसी को हकीकत में कैंसर या डायबिटीज या ऐसी बीमारियां लेनी है तो उसको आराम से आप उसके साथ खिला दीजिए, वहां पर खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी को अगर मारना होगा आसान तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। आपको दुश्मन हो ना, उसको बेचारे को 1 साल तक लगातार तो बेरोटी खिला दें। हर एक नॉन स्टिक ले आए कैंसर तो पक्का है। विटामिन सी, स्टील, पीतल, तांबा, इनमें आया 1.75 मिलीग्राम 100 ग्राम, और यही मिट्टी के बर्तन में रखे कितना होता है 3.7 पिछला खर्चा, और मिट्टी बड़ी नहीं बड़ी। टेस्ट को आप देख सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा घटक है कैल्शियम, और आप जानते हैं कैल्शियम कभी शरीर में नहीं मिलता है। कैल्शियम को बाहर से लेना, दूध लें, पनीर लें, बहुत से लोग एंजल लेते हैं, ये बाहर से लेना। और अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो कोई भी विटामिन आपके लिए काम नहीं करेगा। विटामिन आपके तभी काम कर पाएंगे जब आपके शरीर में कैल्शियम की पूरी, और इतना सस्ता आप कैल्शियम की बात करते हैं, अन्य बर्तन में आता है ये 1.97 सॉरी 11.97 मिलीग्राम, और इसमें आ जाता है ये 26.55 मिलीग्राम, लगभग 4। ये जो कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, दांत गिरना, बच्चों के लिए सब बीमारी का कितना प्रतिशत आता है। हमारे पुराने जमाने में आप देखेंगे तो महिलाओं को ज्यादातर लोहे के बर्तन में खाना पका कर दिया करते थे। महिलाओं की आजकल आयरन की केवल कुछ भी है। अगर आप आयरन की बात करें तो अन्य बर्तनों में 2.75 मिलीग्राम है,
और अगर इसी मिट्टी के बर्तन वाला इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 3.81, यानी कि नियमित मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए तो महिलाओं को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है एनीमिया मुक्ति दिलाने। यही नहीं, इंसान को भोजन चाहिए, और भोजन कैसा चाहिए? जो शुद्ध। क्यों कि कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। यदि आपका भोजन शुद्ध है तो आपका शरीर शुद्ध है, और यदि आपका शरीर शुद्ध है तो आपका मन शुद्ध है, और यदि आपका मन शुद्ध है तो आपका आचरण भी शुद्ध है, आपका आचरण शुद्ध है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि बड़े बड़े मंदिरों में भगवान का जो भोग लगाया जाता है वो मिट्टी के बर्तन पर लगाया जाता है। इसलिए इंसान के लिए खाना और पीना दोनों में आप देखेंगे हम जो अनाज खाते हैं इसका सिद्धांत क्या है? ये बीज हमें जमीन में लगाना होता है, और जब जमीन में बीज लगाते हैं, जब पौधा बड़ा होता है तो जमीन से जड़ों के माध्यम से वो अपनी जो भी उसको चाहिए होता है मिनरल्स भी आते हैं उसमें, और उसकी प्रजाति के अनुसार वो सब कुछ जमीन से, और वो लोग हम खाते हैं। अब वहां तक तो सब कुछ ठीक है, मगर आपको मुझे बता सकता है कि आज उसने जो खाया या कल किसने कुछ खाया, जो भी खाना भोजन किया, कितने प्रतिशत आपको उसमें न्यूट्रिशन मिला, वो बता सकते हैं? और मैं ये कहता हूं कि कल जो आपने खाया आपको 25% न्यूट्रिशन मिला। बस आगे कर 1950 तक हमारे हिंदुस्तान में हम जो खाते थे वो परंपरागत देसी अनाज होता। 1950 के क्रांति का आगाज हुआ, से बोलते हैं हरित क्रांति। उस हरित क्रांति में हुआ क्या कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पैदावार बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए। कई तरह के प्रयोग किए गए, और उस प्रयोग से एक प्रजाति बनी जिसको बोला जाता है हाइब्रिड। कि हाइब्रिड था क्या? जो हमारा परंपरागत देसी अनाज था उसको किसी और से जंगली, तो जैसे हमारा गेहूं था उसको जंगली ज्वार के साथ में क्रॉस करवा के एक नई प्रजाति बनाई, इसको बोला गया हाइब्रिड। पैदावार बढ़ी, अनाज का उत्पादन बढ़ा, मगर कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ी गलती हुई। वो गलती ये हुई कि हमारा जो परंपरागत अनाज था उसका आधा गुण तो हमने खत्म कर दिया, क्योंकि आधा गुण उसमें किसका आ गया? दूसरी प्रजाति। तो हमने 50% न्यूट्रिशन तो हमने यहाँ खत्म कर दिया। फिर भी हम नहीं रुके, क्योंकि हमें तो हेल्थ क्रांति, हमने यूरिया का डेवलपमेंट किया। आप देखेंगे तो साफ लिखा है 43% है, बाकी सब क्या है? पॉजिटिव। आप देखेंगे तो साफ लिखा है। फिर भी हम नहीं रुके कि हमने डीरा बना दिया, फिर भी हम नहीं रुके।
फिर हमने कीटनाशक बना दिए, खैर नहीं रुके, उसमें जहर में जहर डाले गए, नहीं रुके। क्या आया क्या आपके खाने में, आपके फूड में आया, और फिर भी हमने रुके, इसको पकाने का तरीका बदल दिया। हम ले आए नॉन स्टिक, तो टेक्टोनेस घातक केमिकल है, आपको जीव हत्या का, जो आपको एक दाग लगेगा, आप देखना चाहें एक चिड़िया को ले लें और नॉन स्टिक को, बर्तन को आप गैस पर गर्म करें, चिड़िया को पास बैठा दें, खत्म हो जाए। इतना घातक रसायन। प्लास्टिक हमारे हर घर में रसोई में काम है। एल्यूमिनियम तो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है। कुकर के बिना तो हम खाना पका ही नहीं सकते। कैसे स्वस्थ रहेंगे? क्यों नहीं आपको कैंसर होगा? क्यों नहीं होगा? मगर इस जहर को आप सब्जियां, बहुत से लोग आजकल थोड़ा सा आगे हैं, बदल दिया है उन्होंने, आजकल वो हाइब्रिड ना खाकर, पंजाब हिंदुस्तान का इतना बड़ा कुछ कृषि उत्पादन राज्य है, पंजाब से बीकानेर ट्रेन चलती, उसका असली नाम कुछ होगा, उसको बोला जाता कैंसर ट्रेन। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन, और उस ट्रेन के अंदर लगभग 80% लोग कैंसर के मरीज हैं। और गुजरात वाले किसान कितने समझदार हैं, खुद तो जहर डाल रहे हैं और दूसरे स्टेट से ऑर्गेनिक मंगा के खा रहे हैं। तो ये जो सब्जियां आप खा रहे हैं, कितना सारा जहर है। हिंदुस्तान में कोई भी या पूरी दुनिया में कोई ऐसी दवा या कोई ऐसा लोशन या कोई ऐसी मशीन बनी है जो इसके पॉइजन को रिमूव कर दे? बनी है क्या? नहीं बनी, बनी नहीं सकती। मगर हमारी संस्कृति ने हमको एक ऐसा हथियार दे रखा है जो आपके जहर को खत्म कर सकता है, और आपको 25% जो आप किसी वैल्यू ले रहे हो उसको भराकर 4 गुना तक कर सकता है। वो है मृत्यु का वजह। क्यों? 1912 में जर्मनी में एक रिसर्च हुई, उसका नाम था पीएच लेवल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच लेवल। डॉक्टर ओटो ने एक सिद्धांत बनाया, उन्हें पैरामीटर बनाया जिसको हम बोलते हैं पीएच लेवल, जो कि 0 से लेकर 14 तक है। वो कहते हैं कि 0 से लेकर 7 तक इस व्यक्ति का पीएच लेवल है तो वो एसिडिक, अम्लीय होगा, और यदि किसी का 7 है, न्यूट्रल है, ना बीमार है ना ठीक है, और यदि 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो वो एल्कलाइन कल्चर, क्षारीय कल्चर। यानी जिस किसी की बॉडी का कल्चर एसिडिक है, आप मान के चलिए दुनिया की तमाम बीमारियां छोड़ दी, और कैंसर जैसी बीमारी हमेशा एसिडिक कल्चर नहीं होती। और किसी का यदि पीएच लेवल 7 है तो न्यूट्रल है, और यदि किसी का पीएच लेवल 7.1 से ऊपर जा रहा है और एल्कलाइन फॉर्मेट बॉडी होती है, जीवन में कभी उसको गंभीर बीमारी नहीं। तो अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आपको अपनी बॉडी का पीएच लेवल शारीरिकता की जगह ले जाना। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कुआं किसने देखा है? कुआं? अरे वाह, सबने देखा है।
पानी पिया है कभी? वो सड़ता क्यों नहीं? क्या आप पानी को रखो 5-7 दिन खराब हो जाता है, वो क्यों नहीं खराब? क्या होता है? कैसे होता है? कैसे होता है? वही तो होगा, मिट्टी से होता है। कैसे होता है? मतलब आप देखिए, थोड़ा सोचिए, मैं जो कह रहा हूँ बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इतना आसान सा रास्ता बता रहा हूँ, आप हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल देंगे। क्या देखिए, रीजन देखिए, प्रकृति का सिस्टम देखिए। क्यों? कि वो पानी जो है वो जमीन में है, उसमें मिनरल्स हैं, और मिनरल्स क्या कर रहे हैं? पीएच बैलेंस का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो पानी को एसिडिक होने नहीं देते। नदियों का पानी क्यों? क्योंकि वो जमीन से चल रहा है, मिनरल साथ साथ चल रहे हैं, वो पानी को एसिडिक होने नहीं देते। तभी तो हम 200-500 रुपए लीटर का पानी पीते हैं एल्कलाइन के नाम से। उस सिद्धांत को देखो आप, मिनरल्स ही आपके फूड को क्षारीयता में बदल सकते हैं। अगर मिनरल्स नहीं है तो आपका फूड जो है वो जहर से उसका कितना सस्ता, सुंदर, आसान सा तरीका है। आप कुकर लेके आते हैं, कम से कम 4-5 से कम तो नहीं आता होगा मेरे ख्याल से। टेफ्लॉन कोटिंग का बर्तन लेके आते हैं, मेरे ख्याल से 2-4-5 हजार तक तो नहीं आते। अरे कुछ मत करो, 150 रुपए की एक मिट्टी का बर्तन ले आओ, और जो सब्जियां बाजार से लेके आते हैं इसमें जहर होता है। अरबी भिंडी को छोड़ के तमाम सब्जियां उबाल लें, सिर्फ सब्जियों को उबाल लेंगे तो भी आपका जहर खत्म हो जाएगा। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में वो सिद्धांत काम कर रहा है, कौन सा? पीएच बैलेंस का। जहां इसको मिलेगा ऐसे, वहां इसको बैलेंस कर है। आसान तरीका, सब्जियां उबाल, प्लास्टिक नॉन स्टिक को छोड़ के मर्जी है, इसमें आप छोड़ गया। और अगर इसमें आपने बना लिया तो जो खाना आप 100 रुपए का जिस बर्तन में बना रहे हैं, वही खाना यदि आपने मिट्टी के बर्तन बना दिया तो आपकी खाने की वैल्यू 400 होगी। अब जो आदमी 100 रुपए का खाना खाएगा रोजाना, और जो 400 का खाना रोजाना खाएगा, स्वस्थ कौन रहेगा? कौन रहेगा? 400 वाला। उसकी उम्र कितनी गुनी बढ़ेगी? 4 गुना। तो इस सिद्धांत जो है पीएच लेवल का, इसको आप थोड़ा सा इतना ही समझ लीजिए। इसको अभी आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, आपकी बॉडी खुद बता देती है, आपको बार बार वेट करती है, वो कहती है मुझे ये चाहिए। आप लोग स्टडी करते हैं, मैं आपको प्रयोग बताता हूं। आप दूध या पानी या जूस, जो भी लिक्विड आप पीते हैं, उसको मिट्टी के गिलास में 5 मिनट रखते हैं, 5 से 15 मिनट रखते हैं, और तारीख और समय नोट कर लें। 5 से 15 मिनट रखें और नियमित 90 दिन तक का इस्तेमाल करें, और खुद देखिएगा आपकी मेमोरी कितनी शार्प हो गई है। ये शोध है, ये रिसर्च है। आपके मार्क्स देखिएगा 90 दिन बाद कितने आते हैं, आप करके देखिए। देखिए
बात भी कहना चाहूंगा। हम बात करते हैं हिंदुस्तान के तरक्की की बात करते हैं, G20 की हम बात करते हैं, एक पृथ्वी एक परिवार सबका विकास, मगर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे हाथ में है, वो आपके साथ में भी आएगी, उससे आप बच नहीं सकते। यदि आज आप नहीं जागे तो भविष्य में 5-10 साल बाद में आपके बच्चों के साथ में दिक्कत आएगी। वो समस्या आपके साथ में आएगी और वो है कुपोषण। आज हिंदुस्तान में 47% बच्चे कुपोषित हैं और इतनी ही महिला बच्चियां एनीमिक हैं। ये समस्या आपके साथ में आएगी जब 70 साल में हम लोग 47% को नीचे नहीं लेके आ पाए, अगले 20 साल में दोस्तों क्या होगा? कहां से आपको स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, कहां से आपको सैनिक मिलेंगे, कहां से आपको पुलिस के जवान मिलेंगे, कहां से टैलेंट आएगा, कहां से आप तरक्की करेंगे? मगर हम आंख बीच के बैठे क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ नहीं होगी, मगर ये होगा हमारे साथ। क्या कारण है ऐसा? ये कुपोषित क्यों हो रहे हैं बच्चे? ये महिलाएं बच्चियां एनीमिक क्यों हो रही हैं? खाना सभी खाते हैं, सभी खाना खाते हैं ना, फिर क्यों हो रहा है? सरकार ने पता नहीं कितनी सारी योजना चला रही है। अगर आप बात करें भारत सरकार की योजनाओं की, भारत सरकार की सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है। 62-63 से भारत सरकार ने 26 से ज्यादा योजना चला दी है। और मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा। इसके लिए यूएन ने एक अप्रैल 2016 में यह तय किया गया कि सन 2025 तक पूरी दुनिया को हम कुपोषण मुक्त करेंगे, और भारत सरकार ने उस पर काम भी किया, कुपोषण मंत्रालय भी बना दिया। कुपोषण मंत्रालय बना दिया, मोदी जी के पास में उसका विवाद है। आंकड़े देखें उसके बावजूद हमारी इंडिया की बात करें तो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, आपके साथ में चीजें आएंगी, अभी नहीं जागे तो आएंगी चीजें। भारत में 5 साल के जो बच्चे हैं उसमें 69% बच्चे इसमें कोई गरीब अमीर का फासला सभी भी। कुपोषण भी 2 तरह का होता है। इसमें कोई सबके साथ ये होता है। हम बात करें हमारे देश की आबादी का तो लगभग 14% हम कुपोषित हैं। तो 2017 के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि भारत में 5 साल की उम्र तक के बच्चों की 7.6 लाख बच्चों की मौतें हुई 2016 में। हमारे जो बच्चे हैं लगभग 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको विटामिन ए की कमी है। 5 साल से छोटी उम्र की बात कर रहा हूं। और दुनिया भर की बात करें जो सबसे हाई स्पीड तीव्र गति से भी कुपोषित हो रहा है तो वो भारत है।
सरकारें बहुत काम कर रही है, इस पर कोई शक नहीं है। क्यों? ये निधि आवंटन की बात करते हैं तो आज से 5 साल पहले सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी और 5 साल में आंकड़ा बढ़ के हो गया 20,263 करोड़। कितना बढ़ा? 1100 करोड़। सरकार काम तो कर ही रही है ना कि 1100 करोड़ रुपए बढ़ाने के बावजूद भी कुपोषण कंट्रोल में नहीं आया, भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? आंगनबाड़ी में बच्चों को मिड डे मील दे रही है, स्कूलों में मिड डे मील दे रही है, मगर कभी भी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की ये जो भोजन बच्चे खा रहे हैं क्या इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है? हमने शोध किया, 5 साल से हम लगातार इस पर शोध कर रहे हैं और शोध करने के बाद में शोध किया और हमने कई सरकारों से बात की और हमने साबित किया कि यदि आपको आपके आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को, उनके भविष्य को बेहतर बनाना है तो आपको आज से ही तय करना पड़ेगा कि आपको उनके न्यूट्रिशन वैल्यू की पूरी ख्याल रखना पड़ेगा। और अभी मैंने थोड़े पहले आपसे बताया कि जो पकाने का तरीका और अनाज का जो तरीका है उससे आपका एक कुपोषण दूर नहीं होगा। हमने शोध किया, शोध करके हमने पाया कि जो बच्चों को भोजन मिल रहा है उस पर न्यूट्रिशन वैल्यू 0 के बराबर। हमने इस पर काफी काम किया, भारत सरकार से हमने मिले, आपकी दिल्ली में ही महिला बाल विकास मंत्रालय है, उन्होंने कहा कि हम आपकी रिसर्च को मानते हैं मगर हम इसको फर्दर स्टडीज के लिए ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल को हम रेफर करते हैं। हम वहां गए मगर प्रयास किए तो हमारा जोधपुर के अंदर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, वहां इसका क्लिनिकल ट्रायल चालू हो गया है और अगले 6 महीने के अंदर ये दुनिया में एक चीज साबित हो जाए कि यदि आपको कुपोषण मुक्त होना है तो इसका सबसे आसान, व्यावहारिक और सस्ता तरीका है निधि का। और मैं उस आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का लेटर भी लेके आया हूं। आप देखिए, हम तो फिर भी संपन्न है, दुनिया में क्या हालत है। आप अफ्रीकन देशों में देखिए क्या हालत है। हम G20 की बात करते हैं, एक देश की बात करते हैं, एक पृथ्वी की बात करते हैं, एक सोच की बात करते हैं। 7 देशों की क्या हालत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे लोगों की क्या हालत है। तो आपको समझ में आ रही बात मेरी? मजा आ रहा है आपको? आप देख नहीं कर पा रहे। मैं आपको कथा नहीं बता रहा हूं सत्तान भगवान की। चलिए अब आते हैं आर्थिक महत्व, मिट्टी के बर्तनों पर। आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आपको आगे जाकर बहुत बड़ा बिजनेस आइकन बन। हमने प्रयास किया, हमने एक एल्कलाइन वाटर से बनाया जो 2 लाख रुपए की मशीन आती है। उस मशीन को हमने मात्र 800 रुपए बना और बनाया ही नहीं सर, आईआईटी रुड़की ने उसको सर्टिफाइड किया
यानी कि हमने वो नवाचार किया कि हिंदुस्तान का हर गरीब से गरीब तबके का आदमी भी 200 से 500 रुपए लीटर का पानी पी सकता है। तो इसके अलावा आप देखेंगे फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ा स्कोप है। मैं आज से करीबन 8 साल पहले दिल्ली आया हुआ था। मेरा एक छोटा सा कार्यक्रम था, वहां हमने से एक आदमी मिले। उन्होंने कहा कि सर मैं और मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने आपको किस चीज के पूछे कि सर हमारे दिल्ली में लोग बिरयानी बड़ा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा आनी बिरयानी स्टार्ट कीजिएगा कि सर वो तो सभी बनाते हैं। मैंने कहा मैं आपको आपकी बिरयानी का टेस्ट करवा के रिपोर्ट दूंगा कि आपकी बिरयानी क्यों ली है। और वो हुआ, आज उनका 400 करोड़ रुपए का उनका चल। इतना बड़ा मार्केट आपके लिए खुला पड़ा है। स्टार्टअप पे जाए आप, हम गए, स्टार्टअप में आप देखेंगे आपको तुरंत इस पर रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी हम लोग भी बहुत बड़ा काम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आप ये खाते हैं ना, च्यवनप्राश, शहद, आयुर्वेदिक दवाएं, कभी आपने देखा है इसके अंदर क्या वो चीजें हैं? हमने देखा च्यवनप्राश, नाम ब्रांड का नाम भी नहीं लूंगा, मगर च्यवनप्राश के अंदर 1 किलो च्यवनप्राश के अंदर आप 5 मिलीग्राम प्लास्टिक भी खा रहे हैं। ये टेस्टेड है। यानी कि च्यवनप्राश के गुण को कम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप प्लास्टिक भी खा रहे हैं। क्योंकि वो च्यवनप्राश जब बनता है, जब पैक होता है, फैक्ट्री से निकलता है, वो गर्म भी होता है और उसके गुण आपके ऐसे बहुत बड़े सेक्टर है जहां पैकिंग में भी आप इसका नवाचार कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी के पास में जो भी आप में से चाहे, इसमें किसी प्रकार का कोई भी काम करना चाहे, कोई आइडिया हो या आइडिया उसको चाहिए, तो हम सदैव उनके लिए तैयार हैं। आप इस क्षेत्र में आना चाहें, इसमें काम करना चाहें, किसी प्रकार काम करना चाहें, हम सदैव आपके साथ हैं। मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपके पास में 2 तरीके, सुखी और स्वस्थ जीवन जीना है या आपको बीमार दुखी जीवन जीना है, आपने करना है। दुनिया में फोकट में कुछ नहीं मिलता है। आपको बीमारियां चाहिए तो आपको बहुत कुछ खाना पड़ता है, पैसा खर्च करके। फोकट में कुछ नहीं मिलता। फोकट में तो सिर्फ आपकी अच्छी बातें मिल सकती है। दूध वाला आपके घर आता है, सब्जी वाला आपके घर आता है, शराब वाला आपके घर नहीं आता है। आता है क्या? शराब वाले के पास हमें जाना होता है। अच्छी चीजें आपके पास चल के आती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा यदि आप अपने बच्चों को स्वस्थ और अच्छा देखना चाहते हैं, आप अपने घर के बुजुर्ग लोगों को स्वस्थ और अच्छा देखना चाहते हैं, आप खुद स्वस्थ और अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, तो आप किसी ना किसी रूप से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जरूर करें। और खास करके पानी जो है, कभी भी ये बोतल का पानी ना, सिर्फ
100 रुपए का घड़ा ले आए, उस घड़े में आप पानी डालें और 5 से 6 घंटे बाद उस पानी को चेक करेंगे, पीएच लेवल आप चेक करेंगे तो आपको 8 के आसपास 7.5 8 यदि आपने लगातार दिन में उस घड़े को पानी को 3 लीटर के आसपास पी लिया तो आप भी मान के चलना कि आपने अपने शरीर में जितना भी एसिडिक है उसको रिमूव करने का काम चालू कर दिया। और घड़े को सिर्फ 3 महीने से ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये छोटे छोटे अगर आप काम करेंगे तो आप स्वस्थ तो रहेंगे। आपको देखकर बहुत सारे और लोग भी आप अनुसरण करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इस देश को मजबूत बनाने में, इसे कहते हैं साइलेंट वर्क, इस साइलेंट वर्क करते हैं। तो उम्मीद है कि शायद आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों, और यदि आपको अच्छी लगी हो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। ये वही वैज्ञानिक जग है जो इसमें देखिए मैंने इसको देखा हुआ है, सिर्फ प्रयोग नहीं किया है। इसमें वो सारे चीज़ें इसमें डाली गई हैं। जैसे इसमें आप पानी डालते हैं 5 मिनट के अंदर वो पानी 1 सेकंड में वो पानी एल्कलाइन हो जाता है, और फिर इस पानी को आप कहीं रख लीजिए और दिन भर पीजिए। और ये जब ऑल ओवर इंडिया में IIM का जो IIT रुड़की इसको शुरू कर चुका है, और ये बहुत जल्दी ब्रांड के रूप में मार्केट में आने वाला है। इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि इस जग को जो शुद्ध एल्कलाइन पानी जो आपको मिलता है उसका इन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है अंजनी केजरीवाल जी ने। ये मेरे लिए तो नहीं लाए हैं, लेकिन ये हमारे रजिस्ट्रार साहब और सर को भेंट करने के लिए लाए हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपने ही हाथ से रजिस्ट्रार सर को और आदरणीय सर को ये भेंट करेंगे जग। लगभग 100 तरह के बर्तन बनाते हैं अंजनी केजरीवाल जी, और इन बर्तनों की विशेषता ये है कि आप उन्हें खाइए, उसको सूती कपड़े से धुल करके रख दीजिए, सुखा करके फिर खाना बनाइए। वो खाना बना के फेंकने वाली चीज नहीं है। और अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट भारत का सबसे पहला ऐसा ट्रस्ट है जिनकी मिट्टी में उसमें पहले उसका परीक्षण किया जाता है, परीक्षण करने के बाद उसमें तमाम तरह की चीजें मिलाई जाती है, तब जाकर उसका निर्माण किया जाता है। ये राजस्थानी साफा ये पहले खुद पहनते हैं, फिर उसके बाद ये चाय का कप है। सर यदि आप पेंट करना चाह रहे हैं ये कप जो हमारे पास मिलने आएगा उसको भी यही मिला। हमारा काम ये कि आपकी आदत क्या है। ये कितना सुखद है कि मिट्टी जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है उस पर हम एक एकेडमिक तरीके का हमने कार्यक्रम किया, इतना सफल हुआ, अलग अलग स्कूल से लोग यहाँ पर आए। मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और अनुरोध कर रहा हूँ रजिस्ट्रार सर से कि अपने संबोधन से 2 मिनट हमको लाभान्वित करेंगे, उसके बाद हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आदरणीय एक राज की बात आप लोगों को बता दूं। मैं अजीब जी के यहाँ गया था और उनके यहाँ कुकर भी मिट्टी का बना हुआ है। अब आप सोचिए उनके यहाँ सारी चीजें मिट्टी की हैं। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि किसी कार्य के कारण ही विलंब से मैं इस कार्यक्रम के अंदर में जुड़ पाया। अभी लौटा हूँ कहीं मीटिंग में से और आते ही सीधा आदेश था प्रोफेसर सर
सीधा NL2 के अंदर में ही यहाँ पे पहुँचे और मैं तुरंत यहीं पे आ गया, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा मिलना चाह रहा था अंजनी किरोड़ीवाल जी से, खास तौर से जब ये माटी के बोल के ऊपर में जो आज हमने सुना, और आप लोगों ने तो बहुत कुछ इन्होंने बताया होगा, मैंने तो थोड़ा बाद में आने के कारण मैं जो कुछ सुन पाया, और ख़ास तौर से जो इन्होंने माल न्यूट्रिशन के बारे में बताया, क्योंकि माल न्यूट्रिशन पे अंजलि जी मैं भी यहाँ प्रशासनिक इसमें आने से पूर्व अकादमी जब कार्य कर रहा था तो मैंने भी आदिवासियों के अंदर में बहुत माल न्यूट्रिशन के ऊपर में रिसर्च करने की कोशिश की, और वो यही जाना कि जो उनका जो खाद्य है, जो उनका जो अपना खान पान है, जिसको कि मेजरली वो जमीन के अंदर जो उनके ट्यूबर्स होते हैं माटी के अंदर में, और उसके साथ वो जो सप्लीमेंट डाइट होती है, तो उनके अंदर में और किस तरीके से कंपैरिजन हमारी मॉडर्न फूड प्रैक्टिसेस, खासतौर से जिसको हम बोलते हैं तला हुआ खाना या जिसको कि हम आग पे पकाए हुए खाने को खाते हैं, उसको कंपैरिजन करने हैं। तो जो आपने बताया वो साइंटिफिकली बिल्कुल सही है, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, बहुत से लेख हैं उसके ऊपर में, और एकेडमिकली और साइंटिफिकली वो प्रूव्ड है कि आपका जो हमारा माटी जो है, हमारी जो पृथ्वी है, इसके अंदर में जो कण है, जो आपके अंदर में मैटर है, वो खुद ही आपको इतना मिनरल्स और विटामिन्स उपलब्ध कराता है, और उसका उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं अपने इस शरीर के लिए। और वैसे भी हमारे भारतीय हमारे जो इंडियन कल्चर है, खासतौर से जब हम G20 के परिप्रेक्ष्य में जब हम ये बात करते हैं, तो G20 के अंतर्गत में तो हमारा जो मूल मंत्र की जो 5 तत्व, जिससे कि हमारे पूरी भारतीय संस्कृति पे जो है हमारी उसके इर्द गिर्द उनके, और उसमें माटी जो है उसका एक बहुत, पृथ्वी उसका एक बहुत बड़ा योगदान है उन 5 तत्वों में से। और इसी पृथ्वी का जो आज आपने व्याख्यान हमारे यहाँ पे दिया मेडिकल विश्वविद्यालय में, उसके लिए हम बहुत बड़े आपके आभारी और कृतज्ञ हैं कि आप राजस्थान से यहाँ पे आए, और आके आपने हमें ना सिर्फ चेताया बल्कि आपने हमें बताया भी कि आपको अगर सुखी रहना है तो आप ही के हाथ में इसका इलाज भी है, कि आपको अच्छा चटकारा खाना खा के और चटकारा भोजन लेके आपको अपने साथ में रोगों को पालना है, या आपको साधारण खाना लेके, और आप अगर जिस प्रकार से माटी आपके अंदर में जिस प्रकार से आपको उसके जो तत्व हैं वो आपको उपलब्ध कराती है, उनके थ्रू अगर आप अपने जीवन को साधारण और अच्छा बनाना चाहते हैं तो वो भी चॉइस आपके हाथ में। दूसरा, आप सभी मेरे साथ में भी, मुझे ख्याल भी आ रहा था जब हम लोग, मैं सुन रहा था, मेरे ख्याल से आप सभी ने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है स्कूल के अंदर में जब हमारी शिक्षा होती थी, तो एक वाटर टेबल होता था, ग्राउंड वाटर फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, और डिफरेंट स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर्स होती थी कि किस प्रकार से पानी जो है, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर होती थी तो रिजर्वेशन ऑफ वाटर टेबल होता था, कि किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर में ग्राउंड वाटर लेवल कैसे बनता है। तो उसमें भी जो लेयर्स होती थी, तो मुझे याद आ रहा था जब ये अंजलि जी यहाँ बता रहे थे कि वो डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशन की, पहले चारकोल होगा, उसके नीचे कार्बन वाला वो होगा, उसके ऊपर में माटी होगी, तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस, पूरा वही फिल्ट्रेशन प्रोसेस का जो है उन्होंने जीता जागता हमें आज आपने हमें जो यहाँ पे जो भेंट दी है वो हम बिल्कुल सजो के अपने पास रखेंगे, और ना ही खाली इसको, जैसे मैंने बोला कि ये 4 आपने कप दिया, हम और भी कप खरीदेंगे ताकि जितने लोग आए उसी से पानी पिए और उसके अंदर में से हम अपने जीवन को भी अच्छा बना सकें। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ के कुछ छात्र आपकी संस्था से जुड़े, और जो आप ये कार्य कर रहे हैं खासतौर से रिसर्च के कार्य में, हमारी विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको अगर कुछ सहायता हम कर सकें उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। अम्बेडकर विश्वविद्यालय हमेशा नए विचारों का स्वागत करता है। सर, हमारे विश्वविद्यालय से एक लड़की इंग्लिश डिपार्टमेंट से मिट्टी आर्ट पर ही PhD भी कर रही है, संगीता चावला। ये मिट्टी के इतिहास पर काम कर रही है सर, उसको कैसे कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, बकायदा शोध कर रही है, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम को, इस सफल कार्यक्रम के लिए सबसे बड़े जो हकदार हैं वो आप लोग हैं।
कि आप लोग यहाँ पर आए। मैं अपने सभी यहाँ पर आए हुए श्रोताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऑलरेडी कुलपति महोदया के निर्देशन में ही हम लोग सारा कार्यक्रम करते हैं। वो किसी कारणवश हमारे बीच में उपस्थित नहीं, लेकिन उन्होंने अपना संदेश हमको भिजवा दिया था। उनके ही आशीर्वाद से हम कार्यक्रम करते हैं। हमारे बीच में हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर नितिन मलिक जी उपस्थित हुए, थोड़ा इनको भी किसी काम में उलझे हुए थे, लेकिन वो हर कार्यक्रम में हमारे आते हैं, अपना सुझाव भी देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर विषय पर कुछ न कुछ जिन जो उपस्थित होते हैं कुछ न कुछ पढ़ करके आते हैं और हर बार खुद से भी नया चीज कुछ न कुछ बोल करके जाते हैं। तो ऐसे गुणी लोग हमारे बीच में हैं और सबसे बड़ा आभार आदरणीय अंजनी किरोड़ीवाल जी का। नितिन सर, आज मैडम भी आई, की एनिवर्सरी भी आज है। अरे वाह! मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग चाय पर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई एक सवाल, अगर कोई भी एक सवाल आप सिर्फ ले सकते हैं। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो एक दो सवाल अगर आप पूछना चाहें तो हाँ पूछो, जल्दी जल्दी। सर, मुझे बस यही जानना था कि लीक से हटकर चलने में आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? देखिए, काम सभी करते हैं, लीक से हटकर भी काम करते हैं, मगर काम करना वो चाहिए जो कोई दूसरा न कर पाए। काम तो सभी करते हैं, कुछ लोग इतिहास लिख देते हैं, कुछ लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो लीक से हटके करने से आप कुछ मिलेगा, क्योंकि वहां आप एकदम से फ्रेश रहते हैं। एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास में इतना सारा ज्ञान होता है कि हम सामने वाले को समझते ही नहीं। तो आपके पास दो तरीके, क्या तो उस ज्ञान को निकाल के पोटली लटका दें और एक काम है आवाज को फॉलो कर लें, या फिर दूसरा आइडिया है कि उस क्षेत्र में चले जाए इसके बारे में आपने जानकारी नहीं। ठीक सर, ये सवाल लीक की बात आपने की तो एक चीज याद रखिएगा कि लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूर, लीक छोड़ तीनों चले, शायर शेर सपना। देश के वही सपूत है जो ये लीक को छोड़कर चल रहे हैं और एक इतिहास रच रहे हैं। और कोई सवाल है? और कोई है? पूछ सकते हैं, बिल्कुल, ये जानकारियां आपके काम है। मुझे लगता है कि आपने इनको पूरी तरह संतुष्ट कर दिया है। मैं पिछले 10 साल से अंजनी किरोड़ीवाल जी को जानता हूँ। हर दिन कुछ न कुछ वो हमारे जीवन में भी जोड़ते हैं और अपने जीवन में भी जोड़ते हैं। इतना काम, ये बहुत छोटा रूप है उनका। आप उनके बारे में रिसर्च करिए, आप फेसबुक पर, आप गूगल पे उनके बारे में लिखिए। जेएनयू, देश की जितनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जाकर के मिट्टी आर्ट के बारे में इतना मजबूती से और इतने प्रेजेंटेशन उन्होंने दिए हुए हैं। और मैं जब भी मिलता हूँ तो मुझे बस इतना याद आता है कि उस शख्स की शख्सियत भी कुछ ऐसी थी, अगर दिल न देते तो जान चली जाती।
देखिए आपका सवाल सही है। मेरे पास में ये पेन है, ठीक है, मुझे इसे बनाना है, तो मुझे इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? मिट्टी के बर्तन के लिए रॉ मटेरियल आपको प्रकृति बना के देती है और उसमें लगते हैं 500 से 1000 साल। कितने साल? तब आपका रॉ मटेरियल बन जाता है। तो ये प्रकृति का बहुत बड़ा एक देन है। इसको 500 से 700 साल लगते हैं।